हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। और इसमें भी हम पाठ जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वह है पाठ नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके तहत आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। क्रमिक विकास का अर्थ होता है कि किस तरह से क्रमवार ये विकास बढ़ता चला गया, यानी ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होना शुरू हो गया। पिछली वर्कशीट में भी हमने राष्ट्रवाद के बारे में कुछ बातें की थी कि जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है कि जब सभी लोग, जितने भी देश के अलग अलग भागों में लोग रहते हैं, वो ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम एक हिस्से का निवासी ना होके बल्कि पूरे देश के निवासी सारे एक ही हैं। सब में भाई बंधुत्व की भावना पैदा होती है, समानता की भावना पैदा होती है, तो इसे हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं, इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास किस प्रकार से होना शुरू हुआ। तो ऐसी कई घटनाएं थी। जैसे सबसे पहली जो घटना थी वो थी फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुई थी और इसे ही क्रांति का सबसे पहली घटना हम मानते हैं। उसके बाद फिर 1804 में नागरिक संहिता आई, जब नेपोलियन का शासन दोबारा से फ्रांस पर आया और उसने अपनी संहिता यानी अपने नियम कानून लागू किए, जिसको हम नागरिक संहिता कहते हैं। फिर 1815 में वियना की संधि हुई। उसके बाद 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुई, यानी एक बार फिर से कई घटनाओं के बाद फ्रांस में दोबारा से लोकतंत्र स्थापित हो पाया। उसके बाद फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी कई हिस्सों में बटा हुआ था, लगभग 7 राज्य बोलते हैं, उसमें वो बटा हुआ था और उसका एकीकरण किया गया 1866 से 1871 के बीच। और उसके बाद इटली का एकीकरण हुआ जो कि 1859 से 1871 तक। तो ये जो घटनाएं थी, इन्होंने क्रमवार विकास किया राष्ट्रवाद का। धीरे धीरे यूरोप के सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। अब हम आगे बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी कि राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए जिससे लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको हम बाद में अपने देश से भी कंपैरिजन करेंगे कि ऐसा ही हमारे यहाँ पर भी जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो ऐसा ही हुआ था। फिर बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों का प्रारंभ किया, जिससे 1804 की नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यानी उसने बहुत सारे चेंजेस किए, जो व्यवस्था जैसे पहले चल रही थी उसमें बहुत सारे चेंजेस किए और बहुत सारे चेंजेस लोगों को पसंद भी आए, लोगों के फ़ायदे के लिए भी थे। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे। यानी इसके अलावा जो 19वीं सदी जब आई तो शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार फिर धीरे धीरे उदारवाद से करीबी से जुड़ रहे थे और धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही थी। चलिए अब बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद, यानी फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए किस प्रकार योगदान दिया, कैसे कैसे योगदान दिया। तो सबसे पहली बात जो हुई वो था संविधान आधारित शासन का आरंभ हुआ। यानी इससे पहले तक वहाँ पर, अगर आपको याद हो पिछली क्लास का 9th क्लास का, तो वहाँ पर लुई 16 का राज था, राजा का राज था। फिर फ्रांसीसी क्रांति के बाद संविधान आधारित शासन हुआ, यानी लोगों की इच्छाओं से जुड़ा हुआ संविधान बना और फिर शासन शुरू हुआ। तो एक तो ये, दूसरा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, यानी सब लोगों में समानता हो, सब लोगों के लिए स्वतंत्रता हो, यानी राजा के राजतंत्र से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और बंधुत्व का मतलब है कि जब सभी लोग एक ही अपने आप को एक ही देश का, एक ही जगह का हिस्सा मानने लग जाएं तो उसे हम बंधुत्व कहते हैं, भाईचारा, यानी कि भाईचारे की तरह। ये विचार थे, इनके कारण फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही थी। उसके अलावा फिर वहाँ एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया जो कि पूरे देश के लिए, पूरे देश को
मानना पड़ेगा, पूरे देश के लिए वो मान्य होगा। तो ये भी सामूहिक पहचान या राष्ट्रवाद को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, ताकि सब लोग उस झंडे से जुड़ी भावनाओं को समझ सकें और राष्ट्रवाद एक राष्ट्र का होने का जो है, एक राष्ट्र का होने का अपने आप को एहसास वो उनके मन में आने लगी। फिर इसके बाद नेशनल असेंबली का गठन हुआ। जो अभी तक जो स्टेट जर्नल होता था उसको वो राष्ट्रवाद नेशनल असेंबली बनाया गया। नेशनल असेंबली का गठन भी जो है, क्योंकि वो लोग, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग थे, वहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेटिव थी वो नेशनल असेंबली। इससे भी वहाँ पर राष्ट्रवाद आरंभ हुआ। इससे पहले वहाँ पर क्या था कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त हुआ और माप तौल की एक समान व्यवस्था को शुरू किया गया। यानी इससे पहले वहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें आयात की जाती थी या निर्यात की जाती थी उन पे बहुत भारी शुल्क देना पड़ता था, उसको समाप्त किया गया और माप तौल की एक समान व्यवस्था पूरे फ्रांस में लागू की गई। और सबसे जो एक और बात की गई राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, महत्वपूर्ण बात की गई, वो था कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। क्योंकि इससे क्या होता है, सब लोग जब एक ही भाषा बोलेंगे तो उन्हें अपने आप को एक दूसरे से जुड़ने का एहसास होगा, एक देश का एहसास होगा। जैसे हम इसको अगर अपने देश से कंपैरिजन करें तो हमारे देश में भी तो ऐसा ही हुआ कि एक तिरंगा झंडा लागू किया गया ताकि सब लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़े। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जैसे गीत लिखे गए, जैसे इतिहास को दोबारा से लिखा गया। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर भी हुई और इसी तरह हमारे यहाँ पर भी राष्ट्रवाद बढ़ा। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं फ्रांस की नागरिक संहिता, 1804 की नागरिक संहिता। अब हम बात करते हैं 1804 की नागरिक संहिता की, जिसे नेपोलियन ने बनाया था। आपको याद होगा जब हमने फ्रांसीसी क्रांति का पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा कि 1804 में एक बार फिर से नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना कब्जा जमा लिया और आते ही उसने बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए। परिवर्तन में बहुत सारे परिवर्तन किए उसने। सबसे पहला जो परिवर्तन किया वो था जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। यानी इससे पहले जब हमने देखा था कि फ्रांस में विशेष अधिकार थे, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को लोग बहुत उसका फ़ायदा उठा रहे थे, तो उसने आके सबसे पहले यही काम किया कि जितने भी जन्म पर आधारित विशेष अधिकार थे उनको ख़त्म कर दिया। दूसरी बात है फिर कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। कानून के सामने समानता की गई कि ये नहीं कि अगर वो राजा है या कोई बड़ा रुतबे वाला व्यक्ति है तो उसको कम सज़ा मिलेगी या कोई एक आम व्यक्ति है उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं था। बल्कि कानून के सामने सबकी समानता की गई और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। यानी कि जो संपत्ति है वो, जैसे कि आपने देखा होगा रूस में था समाजवाद में क्या होता है कि जितनी भी संपत्ति है वो सारी देश की संपत्ति है। यहाँ पर संपत्ति को निजी बनाया गया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। फिर था कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। यानी प्रशासन में जितनी भी कमियां थी, जितना भी कॉम्प्लिकेशंस थी, उसको बहुत इजी बनाया गया ताकि उसकी जो गवर्नेंस है, जो उसका काम करने का ढंग है, उसको इजी बनाया जा सके। फिर है सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। ये सामंती व्यवस्था क्या होती थी कि राजा के एक तरह से जो ठेकेदारी वाला होता है कि राजा से बहुत सारे लोग जो है ठेका ले लेते थे और उसके बाद जैसे गांव के गांव का ठेका ले लिया कि पूरे गांव से वो लोग कर इकट्ठा करेंगे और उसमें से कुछ पोर्शन राजा को देंगे और बाकी वो खुद भी लेंगे। अब वो ये कर वो खुद लेते थे, चाहे वो जैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक वो लेते थे। तो ये वाली जो व्यवस्था थी सामंती व्यवस्था, इसको समाप्त किया गया। उसके बाद किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। यानी जो किसान जो थे वो बेचारे जो एक दास की तरह काम करते थे बड़े बड़े किसानों के यहाँ, तो जो भू दासत्व था उसको ख़त्म किया गया और साथ में जो जागीरदारी शुल्क होते थे, यानी किसान जब खेतों में काम करते थे तो उसके लिए वो शुल्क देते थे, जागीरदारी शुल्क जो लगाए गए उन पे भारी भारी भरकम शुल्क थे, ये इन सब से मुक्ति दिलाई गई उनको। और फिर लास्ट था कि शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो गिल्ड्स, अगर आपने जब हम इसी इतिहास का 5वां लेसन पढ़ेंगे औद्योगिकरण, तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि शहरों में गिल्ड्स होते थे। गिल्ड्स क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जितने भी व्यवसायी लोग होते हैं, कारीगर होते हैं, उनका एक संघ होता है जो कि नए कारीगर को या नए बिजनेसमैन को आने नहीं देता।
शहरों में काम नहीं करने देते। तो ये जो नियंत्रण था उनका, इसको हटाया गया। तो ये थी 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था। अब हम इसके बाद बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद की। उदारवादी राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में कैसे फैला, और राजनीतिक तौर पर और आर्थिक क्षेत्र दोनों में ये उदारवादी राष्ट्रवाद किस तरह से, ये उदारवादी जो व्यवस्था थी वो फैली। और उदारवादी का मतलब हमने पहले भी बताया कि जब जो रूढ़िवाद, एक होता है रूढ़िवादी, एक होता है उदारवादी, यानी जो पुराने ज़माने की जो बातें चली आ रही हैं उसमें चेंजेस लाने के पक्ष में ये लोग होते हैं, जिन्हें हम उदारवादी कहते हैं। तो ये क्या क्या थे, इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। पहला था सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत, यानी अब जो भी शासन चलेगा वो सहमति पे, यानी लोगों की सहमति से चलेगा, ना कि राजा के आदेशों पर। दूसरा था संविधान आधारित शासन, यानी एक संविधान होगा जिसमें लोगों की इच्छाएं शामिल होंगी, उसके हिसाब से संविधान बनेगा और उसका पालन सबको करना पड़ेगा। फिर तीसरा था संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित सरकार। संसदीय सरकार का मतलब है कि लोग अपनी मर्जी से अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और वो फिर संसदीय सरकार, संसद के रूप में सरकार को चलाएंगे और वहाँ कानून बनाएंगे और लोगों के लिए ही कानून बनाएंगे जिसे सबको मानना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है विशेष अधिकारों का अंत। विशेष अधिकारों का अंत, जो भी जन्म पर आधारित विशेष अधिकार मिले हुए थे उनका अंत किया गया। कानून के समक्ष समानता, अभी भी मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पर कानून को बड़ा बनाया गया और उसके सामने सबको समान किया गया, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, चाहे वो अमीर नागरिक हो या गरीब नागरिक हो। फिर मताधिकार का समर्थन तो किया गया लेकिन सबके लिए नहीं, यानी सबको मताधिकार अभी देने की बात नहीं की गई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि वोट के जरिए लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने। उसके बाद मुक्त बाजार, यानी जो अभी हमने बात की कि जो भी कारीगरों के श्रेणी संघ होते थे उनके नियंत्रण को हटाया और मुक्त बाजार बनाया गया। फिर लास्ट था कि वस्तुएं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, यानी जो भी आयात निर्यात पर जो भी शुल्क देना पड़ता था, जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे राजतंत्र में, उन सब को हटाकर उनसे मुक्ति दिलाई गई ताकि व्यापार भी बहुत आराम से, बहुत आसानी से किया जा सके। तो ये था उदारवादी राष्ट्रवाद, राजनीतिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी। तो ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो क्या क्या विशेषताएं थी? पहला, जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। दूसरा, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के आधार को सुरक्षित किया गया। तीसरा, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। चौथा, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। और पांचवा, किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से उनको मुक्ति दिलाई गई। यहाँ पर मैंने केवल आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं। तो अगर कम नंबर का ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अगर आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर 5 नंबर का ये प्रश्न आता है तो ऊपर जो मैंने व्याख्या की है, आपको यहाँ पर 1 या 2 लाइन में हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो आप वहाँ पर वीडियो को सुन के इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया? किस प्रकार मजबूत किया, क्या क्या उन्होंने किया? तो पहला था संविधान आधारित शासन को शुरू किया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचारों को लाया गया। तीसरा, फिर नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा अपनाया गया। चौथा, नेशनल असेंबली का गठन किया गया। और पांचवा था आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त किया गया और माप तोल की एक समान व्यवस्था को पूरे फ्रांस में लागू किया गया। और फिर छठा है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। तो इन पॉइंट्स के जरिए, इन बातों के जरिए राष्ट्रवाद के विचार को फ्रांसीसी क्रांति ने और मजबूत किया और बढ़ाया, और इस तरह से फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा मजबूत हुई। इनको भी आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, वीडियो से आप एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से देख सकते हैं। फिर है तीसरा प्रश्न, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। तो अभी हमने लास्ट में डिस्कस भी किया कैसे कैसे क्या क्या विशेषताएं थी उदारवादी राष्ट्रवाद की।
पहला था सहमति के आधार पर सरकार यानी राजतंत्र का अंत, यानी जो भी सरकार अब काम करेगी वो सहमति के आधार पर काम करेगी। दूसरा था संविधान आधारित शासन या फिर संसदीय सरकार या फिर प्रतिनिधि आधारित, यानी एक संविधान होगा जिस पर आधारित शासन होगा और संसदीय सरकार होगी यानी चुनी हुई सरकार होगी। तीसरा विशेष अधिकारों का अंत, विशेष अधिकारों का अंत हुआ। कानून के समक्ष सबकी समानता को निश्चित किया गया। पांचवा मताधिकार का समर्थन हुआ लेकिन सबके लिए नहीं। छठा मुक्त बाजार, यानी जितने भी शुल्क लग रहे थे उन सबको हटाया गया और वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, ताकि व्यवसाय बहुत आसानी से किया जा सके। फिर चौथा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में बहुत सारे ऐसे विचार सामने आए, बहुत सारी ऐसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और इसमें आप अपनी चॉइस भी लिख सकते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी भी। और अगर आपको फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर याद है तो उसमें भी कहानी को याद करके हम इसे लिख सकते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट था वो था राजशाही का अंत, यानी हर व्यक्ति यही चाहता है और हम भी आज भी यही चाहते हैं कि हम किसी के गुलाम ना रहें, बल्कि लोकतंत्र हो, सबकी जो है भावनाओं को समझा जाए, सबकी इच्छाओं को सुना जाए। तो राजशाही नहीं होनी चाहिए, लोकशाही होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो है संविधान आधारित शासन होना चाहिए, कि एक संविधान होना चाहिए जिस पर आधारित शासन, जैसे कि हमारे देश में होता है कि संविधान के नियमों का पालन सब लोग करते हैं। और फिर तीसरा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार, यानी सबको स्वतंत्रता मिले, सब स्वतंत्र होकर रहें, समान रूप से रहें, एक दूसरे में कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो। और बंधुत्व का विचार, यानी सब लोग भाईचारे से रहें, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। तो इस तरह से ये हमारी वर्कशीट आज के लिए यहीं ख़त्म होती है। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।